Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन सीटेट का बहुत नियर है, ठीक है। आपका सीटेट पेपर 2 एसएसटी है तो आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हो। मैंने ऑलमोस्ट कोर्स कंप्लीट करा दिया है, बस थोड़ा सा बचा है, उसे भी मैं फटाफट कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक। एक दिन में 3 क्लासेस भी आपको मिल रही हैं और कुछ भी स्ट्रेटेजी ट्रिक्स या टिप्स, टैग वर्ड्स और पैसेज से रिलेटेड और उसकी भी वीडियोस आ रही हैं और एक एक करके और भी आएंगी। ओके, अगर आप चाहते हो तो आप चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना। ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है, पॉलिटी का। क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, इस चैप्टर में हम डिस्कस यही करेंगे कि देखिए, आप सभी को पता है हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे कि एफआईआर क्या होती है, पुलिस की क्या भूमिका होती है, न्यायाधीश क्या होते हैं, कैसे इनका काम होता है, सरकारी वकील क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर हम इसमें एक छोटे बच्चों की बुक है तो उस अकॉर्डिंग ही इसमें दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें बताया गया है कि अगर हम टीवी या फिल्मों में देखते हैं तो हम यही इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए कोई अपराध हुआ, टीवी वगैरह में देखते हैं तो देखते हैं क्या कोई अपराध हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पुलिस में क्या कहते हैं, अफसर ने रिपोर्ट दर्ज करी, फिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, तो सब पुलिस ही तय करती है, ऐसा फिल्मों में हम लोग देखते हैं, ठीक, इस तरह से। और हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये तय कौन करता है? अदालत ही तय कर सकती है कि वो वाकई में दोषी है या नहीं है ना। तो यही बताया जा रहा है कि फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट को दर्ज करते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की जो भूमिका होती है उसके आधार पर ऐसा लगता है हमें कि मानो पुलिस ही सब कुछ तय कर रही है, ठीक है, कि कौन अपराधी है कौन नहीं है, मगर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि अदालत तय करती है कि वाकई में वो दोषी है या नहीं, आरोपी दोषी है या नहीं, ठीक है। तो संविधान के अनुसार ये है कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया गया है, ठीक है, तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, कि मतलब निष्पक्ष सुनवाई करी जाएगी। अगर वो दोषी सिद्ध होता है, ठीक है, तभी उसे दोषी करार या आरोपी माना जाएगा, वरना नहीं, ठीक। अब इस चैप्टर में वही बताया गया है कि क्या आप एफआईआर के बारे में हमें पढ़ना है, सरकारी वकील कौन होते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि इस चैप्टर में बताया गया है, एक काल्पनिक घटना का वर्णन किया गया है कि एक सोने की चेन खो जाती है, तो उसी के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, फिर कैसे क्या प्रोसीजर होता है वो सब इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। देखिए, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि एक चेन खो जाती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सोने की जंजीर नहीं मिल रही है, दराज में भी नहीं है, तो उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। वो कहानी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे, ओके, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, इम्पॉर्टेंट ये है, मैंने मार्कआउट भी करके रखा है सीटेट के एग्जाम में क्या पूछा गया है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 22 में ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने के लिए मौलिक अधिकार प्राप्त है। मतलब आप एक वकील के जरिए अपना बचाव कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका एक मौलिक अधिकार है कि आप वकील रख के अपना बचाव या अपना पक्ष रख के अपना बचाव साबित कर सकते हैं, ठीक। अब संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराया गया है, या ऐसे नागरिकों को 39A में वकील प्रोवाइड कराया गया है, कराने की जिम्मेदारी है राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो मतलब गरीब हैं, ठीक है, या किसी वजह से वकील को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनका खर्च नहीं, उनकी फीस नहीं दे सकते हैं, तो उनको भी वकील, मतलब 22 जो हमारा अनुच्छेद है 22, उसमें यह है कि सभी लोग अपना बचाव के लिए एक एक वकील रखेंगे। मतलब विपक्षी पार्टी और जो मतलब दो पार्टियां होती है ना, तो दोनों रखेंगे। मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है तो उसको सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको वकील की सुविधा मुहैया कराए या प्रोवाइड कराए, ओके। नाउ अब यही सब लिखा है इसमें, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है, ये हमें पढ़ना है। तो देखिए,
अगर हम बात करें तो ये लिखा है पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की वो पहले सबसे पहले पुलिस क्या करेगा, जांच करेगा। जांच कैसे करेगा? कि गवाहों पुलिस क्या करती है कि गवाहों के बयान करती है। पहले कहीं पे वारदात पे मौके पर पुलिस पहुंचती है, फिर गवाह होते हैं तो उन गवाह के अकॉर्डिंग क्या करती है, बयान दर्ज करती है, फिर और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। ठीक, अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोप का दोष साबित हो रहा है, उन सबूतों से मतलब वो पुख्ता सबूत हैं, उनसे पूरा क्लियर हो रहा है कि दोष इसी पर्टिकुलर का है, तो पुलिस क्या करती है, अदालत में जब वो दोष सिद्ध हो गया तो पुलिस क्या करेगी, अदालत में चार्ज शीट दाखिल करती है। ठीक है, जैसा कि अध्याय के शुरुआत में ही कहा गया था कि यह तय कर देना, मतलब ये चार्ज शीट दाखिल करेगी अदालत में, फिर अदालत करेगी उस पे काम। ठीक है, सबसे पहले अपराध की तर्ज पर रिपोर्ट दर्ज करी जाएगी। ठीक, फिर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे कोर्ट में दाखिल किया जाएगी चार्ज शीट। ठीक है, उसके बाद अदालत तय करेगी कि वो पर्टिकुलर इंसान जिसको गिरफ्तार किया गया वो दोषी है या नहीं। पुलिस का काम नहीं है कि बता देना कि आप ये पर्टिकुलर इंसान दोषी है या नहीं। चार स्टेप होते हैं। ओके, तो यही लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के, अब देखिए पुलिस के ये अधिकार ने, पुलिस को कुछ दिशा निर्देश भी दे रखे हैं। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, कि आप जब कार्यवाही करोगे तो इन इन चीज़ों का ध्यान रखोगे। आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे? जिस जिस दोषी के साथ आप कार्यवाही कर रहे हो उसको आप पीटोगे नहीं, उसके साथ कुछ अपशब्द, कुछ गलत वर्ड्स नहीं यूज़ करोगे। ठीक है, जांच के दौरान उसे सताओगे नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं करोगे। और किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस को कोई सजा, मतलब पुलिस, आप सिर्फ पूछताछ का अधिकार है, बाकी आप सजा नहीं दोगे, सजा देने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है ना। नेक्स्ट, ये भी सीटेट के एग्जाम में पूछा गया, अनुच्छेद 22 और फौजदार कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए। क्या मौलिक अधिकार दिए गए? किसमें? अनुच्छेद 22 में और फौजदार कानून में। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। देखिए, गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार, मान लीजिए पुलिस गिरफ्तार करने आई मुझे ठीक है, तो मैं पूछूंगी भाई क्यों गिरफ्तार करने आई हो, है ना, मतलब आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, कारण तो हो कुछ। तो फिर नेक्स्ट है कि 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने क्या करना होगा, उसे पेश करने का भी अधिकार है। 24 घंटे के भीतर उसका पेश भी करोगे। ठीक, दूसरा, थर्ड क्या करेंगे कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में अगर लिया जाएगा उस पर्टिकुलर इंसान को, दोषी को, तो किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उसके साथ कोई भी गलत चीज़ नहीं करेंगे, मतलब उसे मारे पीटेंगे नहीं, सताएंगे नहीं, या इस टाइप का अपशब्द नहीं बोलेंगे पुलिस जब गिरफ्तार करेगी तब। फिर पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। मतलब अब पुलिस क्या करेगी, खाली इकबालिया बयान, एक तरफे बयान को इस्तेमाल नहीं करेगी प्रूफ के तौर पर। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई 15 साल से कम का बालक है या फिर कोई महिला है तो उसे पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जाएगा। ओके, ये एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ना। अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत या पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के कुछ खास शर्त या प्रक्रियाएं बताई हैं, जिसे हम DK बसु दिशा निर्देश के नाम से जानते हैं। अब ये है क्या? देखिए, अब कोई भी ऐसे आएगा गिरफ्तार करके तो ले नहीं जाएगा, तो उसके बारे में, जिस इंसान को गिरफ्तार करा जा रहा है, वो ये जानने का अधिकार रखता है क्या क्या। देखिए, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक, पहली बात वो ड्रेस पहन के आया हो पुलिस की, उसकी पहचान हो, उसकी नाम पट्टी लगी हो, मतलब एक नहीं होती पुलिस के कॉलर पे लगा होगा आपके। ठीक है, उस नाम आइडेंटिफिकेशन उसका पर्टिकुलर स्पष्ट और सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। ठीक है, और गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तार संबंधी पूरी जानकारी का कागज उसके पास हो। गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, उस गवाह में गिरफ्तार सदस्य, मान लीजिए किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसका सदस्य वो गवाह हो सकता है। ठीक,
अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। ये सब चीज़ें हैं ना। गिरफ्तार किए गए या फिर हिरासत में लिए गए व्यक्ति जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी, मान लो किसी का कोई नहीं भी है, मान लो उसके परिवार में नहीं है, किसी उसको पुलिस उठा के ले जा रही है, तो उसके किसी न किसी संबंधी को पता होना चाहिए कि इस इंसान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है। जब गिरफ्तार व्यक्ति किसी का दोस्त या संबंधी उस जेल से बाहर उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 या 12 घंटे के भीतर उस गिरफ्तारी के समय, स्थान या हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। मान लीजिए वो जहाँ रहता है ना, तो उसकी जानकारी भेज देनी चाहिए कि वो कहाँ पे इस समय है ना। अब अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें मेरी बुक में 2 पेज की प्रिंटिंग नहीं हुई है, इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ली हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। बाकी तो सब कहानी आप सभी को पता है, इतनी बुक आप पढ़ चुके हैं तो ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये एफआईआर क्या होती है। देखिए, एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है, प्राथमिकी बोल सकते हैं। ठीक है। एफआईआर में क्या होता है कि एफआईआर सबसे पहले पड़ताल करी जाएगी, उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ठीक। एफआईआर पुलिस दर्ज कर लेगी, उसके बाद मौखिक होगी या फिर लिखित होगी, तारीख, वारदात, समय उस पर मेंशन होगा, गवाहों का उल्लेख होगा कि ये गवाह हैं, इसके साइड से ये गवाह हैं। ठीक। शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति का नाम, एड्रेस, पूरा सब कुछ लिखा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी एफआईआर की दी जाएगी, एफआईआर दर्ज कराने वाले को भी एक कॉपी दी जाएगी ना। नेक्स्ट है हमारा, सरकारी वकील की क्या भूमिका होती। तो देखिए, सरकारी वकील की क्या भूमिका होती। कभी अगर किसी आपराधिक उल्लंघन हो जाते हैं, उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है, इसका मतलब यह है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति, देखिए सरकारी वकील की ये भूमिका होती है। मान लीजिए कोई अपराध सिद्ध हो जाता है तो अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति का ही नहीं नुकसान हो, वो पूरे समाज का होता है। ठीक है। तो यही है, अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें बताया ये गया है कि जो सरकारी वकील होता है वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के खिलाफ ही नहीं, वो पूरे उस राज्य के खिलाफ, उस पूरे राज्य के खिलाफ अपना पक्ष रखता है। ठीक है ना। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। तो एक इसमें बुक में दे रखा था कि मेरे में तो नहीं है, देखिए ब्लैंक पेज है, तो इसमें ये बताया गया था न्यायाधीश की वही भूमिका होती है जो क्रिकेट में एम्पायर की होती है। क्रिकेट में एम्पायर की भूमिका से आप भली भांति परिचित हैं। क्रिकेट में एम्पायर खड़ा रहता है, बस सुनता रहता है, दोनों पक्षों को देखता रहता है, सुनता रहता है। फिर वो एक पक्षी नहीं हो सकता है बिल्कुल भी, दोनों पक्ष उसके लिए समान होते हैं जब तक कि कोई पता ना चल जाए कि ये जीत गई है टीम, ये हार गई है। वही न्यायाधीश का होता है काम, वो बिल्कुल वो किसी के पक्ष में नहीं, किसी के विपक्ष में नहीं, जब तक सिद्ध ना हो जाए कि ये दोषी नहीं है, वो ये दोषी है, ये निर्दोषी है, ये बात है। ठीक। अब वो डिसीजन न्यायाधीश कैसे लेगा। न्यायाधीश कुछ नियम कानून के अंतर्गत ही डिसीजन लेगा, ये नहीं किसी के पक्ष में, जैसा लॉ में मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग वो फैसला लेगा। ये तो रही इस चैप्टर की कहानी ना। 2 पेज है नहीं, एक लास्ट बचा है, फेयर ट्रायल क्या होता है, निष्पक्ष सुनवाई क्या होती। तो देखिए, अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार का आश्वासन दिया गया है, हमने अभी पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात है कि मुकदमा जो होगा वो खुली अदालत इन द सेंस उसमें कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, तो मतलब खुली अदालत में होगा, कहीं बंद जगह पे मुकदमा नहीं होगा। फिर दूसरा है, मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया जाएगा, आप आरोपी की उपस्थिति में ही मुकदमा होगा। ठीक है। और ये भी है कि गवाह से जिरह करने का मौका दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका दिया जाए। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। अगर मान लीजिए पुलिस ने शांति के खिलाफ, ये शांति उन्हीं वही है जिनका चैन चोरी हो गया था, चोरी का मामला इन्होंने दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। ठीक है। अब न्यायाधीश क्या करेगा, निर्दोष, मैंने बताया ना, किसी को दोषी नहीं मानेगा जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाए। अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना होगा कि शांति ही दोषी है। अब न्यायाधीश किसी को दोषी निर्दोषी नहीं मानेगा, जो दूसरा पक्ष है, विपक्षी है, वो सिद्ध करना पड़ेगा कि ये शांति दोषी है या नहीं है। ठीक है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया तो मतलब वो निर्दोष है। ठीक। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही मुकदमा का फैसला। अब जो साक्ष्य आप पेश करोगे, जैसे सीटेट की मार्कशीट आपकी
आपकी आएगी उसी पर डिसाइड होगा कि आप पास हो या फेल हो, है ना। ये कोई नहीं कहेगा कि आपने कम पढ़ा था, आपने ज़्यादा पढ़ा था, आपने एसएसटी नहीं पढ़ी थी, ईवीएस नहीं पढ़ी थी, ये नहीं पढ़ा था, वो नहीं पढ़ा था। सच क्या है, आप पास हुए या फेल, तो उसी के आधार पर डिसाइड किया गया यू आर अपीयरिंग इन नेक्स्ट एग्जाम और नॉट। तो वही वाली बात है। अब यही है, इसके बजाय न्यायाधीश के आचरण लगातार निष्पक्ष रहा और आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, चूंकि साक्ष्यों में यह सिद्ध हो गया था कि शांति के बजाय कुछ युवक ने चोरी की थी, इसलिए शांति को उन्होंने आज़ाद कर दिया और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया। यही है निष्पक्ष सुनवाई। हमने पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिया, जो जो इम्पोर्टेंट था। 2 पेज थे नहीं, तो मैंने उसमें जो इम्पोर्टेंट पूछा गया वो ये हमने शायद डिस्कस कर लेती हूँ उसको भी। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। 39A में ऐसे व्यक्ति को भी वकील दिया जाएगा जिनके पास पैसा नहीं है, वकील अफोर्ड नहीं कर सकते। वो राज्य की जिम्मेदारी है, उस जिस राज्य में वो रहता है, कि वो उसे वकील मुहैया कराए। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इट वॉज इन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आप ही के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम सुपर टेट का भी पढ़ेंगे, साथ में स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्रैक करेंगे। ओके, सो इट वॉज इन दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट, टिल देन बाय। और पैसेज की भी वीडियोस आने वाली हैं, ट्रिक्स की भी। सो बाय एवरीवन, प्लीज लाइक।